हेलो छात्रों, कैसे हैं आप लोग। छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हिंदी शिक्षण की विधियाँ, मेथड्स ऑफ हिंदी टीचिंग। ठीक है, तो हिंदी शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। छात्रों, अगर हम बात करें शिक्षण की, टीचिंग की, तो टीचिंग जो है बिना मेथड्स के उसको प्रभावशाली नहीं बनाया जा सकता और बिना शिक्षण के टीचिंग संभव नहीं है। अगर हम बात करें शिक्षण की, भाषा शिक्षण की, हिंदी शिक्षण की, तो कहीं ना कहीं जितने भी विषयों की अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, ऑल सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट जो हैं उनको, तो वो कहीं ना कहीं भाषा पर ही टिके हुए होते हैं। अगर बच्चे को भाषा का ज्ञान अच्छे से नहीं है तो वो किसी भी विषय को सही से नहीं पढ़ पाएगा, उससे संबंधित जो ज्ञान है वो उसको ना तो ले पाएगा और ना ही उसको किसी को ट्रांसफ़र कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं। सबसे पहले इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, कई सारी विधियां हैं। वाचन विधि, जैसे वाचन विधि, पठन विधि, लेखन, उच्चारण, वर्तनी, है ना, ये बहुत हैं। तो इनके बारे में हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आज वाचन कौशल, वाचन शिक्षण विधि की। ठीक है, वाचन विधि क्या होती है तो ये तो सभी जानते हैं कि भाषा सीखने के लिए जो है मुख्यतः जो है 4 कौशलों का बहुत विशेष महत्व है। पहला है पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। ठीक है, सबसे पहले पढ़ना और लिखना और बोलना, सुनना, इनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, भाषा सीखने के लिए। तो जब बालक में इन चारों कौशलों का जब विकास होता है तभी भाषा का पूर्ण बोध उनको होता है, पूर्ण ज्ञान हो पाता है। भाषा और साहित्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। साहित्य में पाठ्यवस्तु और भाषा में संप्रेषण कुशलता निहित होती है। व्यक्तियों में अंतः जो प्रक्रिया होती है वो और विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से ही किया जाता है। ठीक है, मतलब जो समझ रहे हैं आप, छात्रों में, टीचरों में, या फिर नॉर्मली हम घर पर बात करें, बाहर बात करें, जो आदान प्रदान जो संप्रेषण होता है, मेन समझ रहे हैं आप, कम्युनिकेशन जो होता है उसके बारे में आपने पढ़ा है। मैंने आपको बहुत कुछ बताया था क्लास में कम्युनिकेशन के बारे में, शायद सब रट गया होगा। तो कहीं ना कहीं साहित्य में अगर हम बात करें तो पाठ्यवस्तु और भाषा में संप्रेषण कुशलता निहित होती है। ठीक है, व्यक्तियों में जो अंतःक्रिया होती है वो और विचारों का जो आदान प्रदान होता है वो भाषा के माध्यम से ही संभव हो पाता है। भाषा से शाब्दिक अंतःक्रिया होती है, इसके अतिरिक्त अशाब्दिक या शारीरिक हाव भाव से भी अंतःक्रिया होती है। भाषा में वाचन तथा लेखन को सीखना होता है। भाषा कौशल में 2 तत्व निहित रहते हैं, पहला पाठ्यवस्तु और दूसरा संप्रेषण। ठीक है, इन तत्वों में शिक्षण कौशलों का क्रम बदल जाता है। ठीक है, तो वाचन तथा लेखन में जब ज्ञानात्मक स्तर पर कोई पाठ्यवस्तु होती है तभी संप्रेषण कर पाते हैं। इस प्रकार जो पाठ्यवस्तु है प्रथम अवस्था में, जो पाठ्यवस्तु है वो उसकी प्रथम अवस्था है, द्वितीय अवस्था है संप्रेषण की होती है। सुनने तथा पढ़ने में ये क्रम बदल जाता है। सर्वप्रथम संप्रेषण तत्व आता है, इसके बाद पाठ्यवस्तु ग्राह्य होती है। ठीक है, इस प्रकार भाषा शिक्षण तथा कक्षा अंतःक्रिया 2 बुनियादी शिक्षण विधियों पर आधारित है। वो कौन कौन सी है? संप्रेषण शिक्षण विधि और ज्ञानात्मक संकेत विधि। ये 2 विधियां हैं जिन पर, ये बुनियादी शिक्षण विधियां हैं जिन पर कक्षा अंतःक्रिया क्या करती है? आधारित होती है। इनके बिना कक्षा अंतःक्रिया संभव नहीं है। संप्रेषण शिक्षण विधि और ज्ञानात्मक संकेत विधि यानी ऑडियो लिंगुअल मेथड्स, कॉग्निटिव कोड मेथड, इन विधियों की अगर हम रूप की बात करें तो इनमें, जैसे पहले हम बात करें संप्रेषण शिक्षण विधि की, तो इसमें शिक्षक, पाठ्यवस्तु और छात्र होता है। तो शिक्षक जो कंटेंट है, पाठ्यवस्तु है, प्रकरण है, उसके बारे में वाचन करता है और सुनता है, यानी बोलता भी है और सुनता भी है, बच्चों की सुनता है। ऐसे छात्र हैं, छात्र बोलते हैं और सुनते हैं। और जो दूसरा है ज्ञानात्मक संकेत शिक्षण विधि, उसमें
भी ये तीनों रहते हैं, शिक्षक, पाठ्यवस्तु और छात्र। तो शिक्षक पाठ्यवस्तु को वो का वाचन करता है और सुनता है, पढ़ता है, और नहीं इसमें ज्ञानात्मक संकेत शिक्षण विधि में अगर हम बात करें तो जो थी संप्रेषण शिक्षण विधि, तो उसमें वाचन और सुनना, ठीक है, बोलना और सुनना, और इसमें है लिखना और पढ़ना। कौन से में? ज्ञानात्मक संकेत शिक्षण विधि में। यहाँ पर शिक्षक छात्र अंतःक्रिया होती है ये इन दोनों के अंतर्गत, ठीक है। शिक्षण जो टीचर है, शिक्षक है, वो किसी विधि का प्रयोग ना करे, इन्हीं तत्वों तथा कौशलों का उपयोग किया जाता है। और वाचन तथा लिखने के कौशलों में जो पाठ्यवस्तु है उसका और संप्रेषण का क्रम एक सा होता है। इसी प्रकार सुनने तथा पढ़ने में कौशलों का जो क्रम है वो विपरीत होता है एक दूसरे के। और अंतःक्रिया में वाचन तथा सुनने के कौशलों का संपादन एक साथ किया जाता है। इसी प्रकार लिखने तथा पढ़ने को एक साथ प्रयुक्त करते हैं। और जो शिक्षण है, शिक्षण में इन कौशलों के युगल का संपादन स्वाभाविक है, ठीक है। एक शिक्षक ये प्रमुख क्रियाएं करता है अथवा कौशल को प्रयुक्त करता है। अगर हम बात करते हैं वाचन शिक्षण, वाचन है क्या, ठीक है, उसका अर्थ क्या है? तो ये एक ऐसी कला है, वाचन के बारे में सभी जानते हैं, ठीक है। बोलना एक ऐसी कला है कि जिसका जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जिसकी आवश्यकता होती है, प्रत्येक व्यक्ति को इसकी आवश्यकता होती है वाचन की। व्यक्ति का जो वाचन है वो व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण माना गया है। उसकी जो सुसंस्कृत एवं मधुर वाणी है, क्योंकि अन्य सभी आभूषण तो टूट भी जाते हैं, घिस भी जाते हैं, ये सभी जानते होंगे आप, ठीक है। किंतु जो वाणी है, वाणी, आवाज़, बोलना, वाचन, वो सदा हमेशा बनी रहती है। उसको ना तो कोई तोड़ सकता है, ना उसको कोई खो सकता है, ना वो कहीं गिर सकती है, ना घिस सकती है। कितना ही बोलो वो नहीं घिसेगी, ठीक है। व्यक्ति का एकमात्र जो आभूषण है उसकी क्या माना जाता है? उसको मधुर वाणी। ये कहते नहीं, एक मधुर वाणी जो है उसका सबसे विशेष आभूषण माना गया है व्यक्ति का। तो अमृत भी मधुर वाणी में ही होता है। ऐसा कहा जाता है कि जिसकी वाणी मधुर है उसमें ही अमृत है। मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है। भावों में एवं विचारों का जो संप्रेषण है या प्रकाशन ही रचना है। और रचना के दो मुख्य रूप माने गए हैं, मौखिक रचना एवं लिखित रचना। यहाँ पर वशीकरण एक मंत्र है, परिहर वचन कठोर, ये कहावत है, ठीक है। तो इसको परिभाषित किया है कैथरीन ओकानर ने, कैथरीन ओकानर। इन्होंने कहा है कि वाचन वह जटिल सीखने की प्रक्रिया है जिसमें सुनने के गतिवाही माध्यमों का मानसिक पक्षों से संबंध होता है, ठीक है। भाषाओं के विश्लेषण से ये विदित भी होता है कि उनके अक्षरों की ध्वनियाँ विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार से निकलती हैं। इसका अर्थ ये होता है कि अक्षर ध्वनि परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। जैसी परिस्थिति होती है वैसे ही जो ध्वनि है, आवाज़ है, वो बदल जाती है। और इन भाषाओं के विद्वानों ने शुद्ध उच्चारण के लिए नियमों को प्रतिपादित किया है, परंतु हिंदी देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है। अक्षरों की जो ध्वनियाँ हैं नहीं बदलती हैं, इसलिए हिंदी के शिक्षकों को भाषा सिखाने और उसका वाचन के लिए अलग से आवश्यकता नहीं होती है। वाचन में शब्दों के उच्चारण का विशेष महत्व होता है। शब्दों का जो शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जैसा उच्चारण होता है तो लेखन भी लगभग वैसा ही होगा। जो व्यक्ति उच्चारण गलत करेगा तो वो कहीं ना कहीं लेखन की अगर बात आए तो वो जब लिखने बैठेगा तो वो उन शब्दों का गलत ही लिखेगा, उसको अशुद्ध लिखेगा। तो भाषा शिक्षण जो वाचन है वो एवं लिखने से आरंभ किया जाता है। भाषा शिक्षण वाचन एवं लिखने से आरंभ किया जाता है। इस संबंध में सभी एक मत नहीं होते हैं। देखा सबके मत अलग अलग हैं। जैसे माइंट्रेसी शिक्षा प्रणाली है वो लिखने से आरंभ करने के पक्ष में है, परंतु अन्य सभी वाचन से आरंभ करने के पक्षधर होते हैं।
क्योंकि ध्वनि से ज्ञान सरल है, लिखने से बोलना सरल है, और लिखने से ध्वनि और लिपि के रूप को समझने में समय भी लगता है। ठीक है, लिपिबद्ध शब्दों को सरलता से पढ़ाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं आगे वाचन की आवश्यकता एवं महत्व। सभी समझ गए होंगे कि वाचन की क्यों आवश्यकता होती है, उसका क्या महत्व होता है। ठीक है, देखा जाता है तो वाचन जो है उसका जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे अभी मैं बता रहा था आपको, प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसका विशेष महत्व माना गया है। बिना वाचन के मनुष्य किसके समान माना गया है? एक पशु के समान माना जाता है। ठीक है, यद्यपि गूंगे व्यक्ति भी संकेतों से संप्रेषण करने में सक्षम होते हैं। संकेत भी एक भाषा है, इसे सांकेतिक भाषा या फिर शरीर भाषा भी कहते हैं। मतलब कम्युनिकेशन में आपने पढ़ा होगा, मैंने क्लास में पढ़ाया था कम्युनिकेशन फर्स्ट सेमेस्टर में 4th पेपर में। तो कम्युनिकेशन संप्रेषण के बारे में हमने पढ़ा है, तो उसमें वही चीज़ है यहाँ पर। तो भाषा या शरीर भाषा भी कहते हैं इसको, सांकेतिक जो होती है। कक्षा शिक्षण में शाब्दिक और अशाब्दिक अंतःक्रिया दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। कक्षा के अतिरिक्त किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति को मूक होना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए उचित शब्द उसके पास नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में हाव भाव से अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है अधिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर रोने की कोई व्यक्ति ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है, तो वो उनको व्यक्त नहीं कर सकता अपने दुख को, तो क्या है वो रोने लगता है। उसकी आँखों के जो आंसू हैं वो उससे व्यक्ति सामने वाला समझ जाता है कि ये परेशान है। ठीक है, क्रोध आता है, क्रोध में गुस्से में कभी उसके शब्द नहीं मिलते हैं किसी के लिए। किसी को सपोज दैट किसी के ऊपर गुस्सा आए, मुझे आप पे अगर गुस्सा आए और इतना क्रोध आए, मुझे इतना क्रोध आए कि समझ नहीं आया मैं क्या बोलूँ उनके लिए, तो मेरी आंखें लाल पड़ जाएंगी देख करके। मतलब चेहरा देख के पता लगेगा कि हाँ सर नाराज़ हैं, सर गुस्सा हो रहे हैं, क्रोध आ रहा है इनको। सही है, तो ऐसी स्थिति में ये भी कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में हाव भाव से अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। ठीक है, तो जीवन की अधिकांश परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? वाचन का। कुछ पॉइंट्सों के आधार पर हम बात करते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो दिन प्रतिदिन के जीवन निर्वाह में, व्यवहार में वाचन का एक विशेष महत्व माना गया है। एक मधुर वाचन से सामाजिक क्षेत्र में भी स्थान बनाया जा सकता है ना। अगर आपका बोलने की जो वो है वाचन है आपका शुद्ध है, वाचन अच्छा है, प्रभावपूर्ण है, तो सामने वाला भी आपसे इम्प्रेस होगा, खुश होता है। ठीक है, तो आपके कहीं समाज में आपका एक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में या सोसाइटी में, समाज में आपका एक विशेष स्थान बन सकता है। और लिखित भाषा की अपेक्षा वाचन अधिक प्रयुक्त किया जाता है। ऐसा नहीं है हाँ, अभी अगर हर जगह आप लिख के तो ना बताओगे, तो वहाँ पे वाचन का विशेष रोल माना गया है। ठीक है, लिखित भाषा को सीखने के लिए वाचन का विशेष महत्व है। अक्षरों को सीखने के लिए अक्षर की ध्वनि के उच्चारण की सहायता ली जाती है। देखिए, अगर हम लिखना सीखते हैं अक्षर को, तब भी उससे संबंधित उस अक्षर की जो ध्वनि है उसके उच्चारण की भी हमें सहायता लेनी पड़ती है। बिना वाचन के भाषा ज्ञान अधूरा माना जाता है। और जो गूंगा एवं बधिर व्यक्ति लिखना सीख लेता है परंतु वह बोल नहीं सकता, उसके लिए भाषा का ज्ञान बिना वाचन के अधूरा ही रहता है। ठीक है, वह सुन भी नहीं सकता। और शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसका संचालन सभी शिक्षण स्तरों पर वाचन के माध्यम से ही किया जाता है, और वाचन के माध्यम से ही किया जाना संभव माना गया है। बिना वाचन के शिक्षा प्रक्रिया का संचालन संभव नहीं है। ठीक है, मानव का विकास भी संभव नहीं है। वाचन अर्थात वाणी जो है आत्म प्रकाशन का एक साधन ही नहीं है, अपितु इसके द्वारा अंतरात्मा का जो उद्बोधन होता है वो वाणी के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी प्रकृति में भी सुधार कर सकता है। वाणी पर नियंत्रण वाणी पर जो कंट्रोल प्राप्त करना भी एक आवश्यक तो होता है। ठीक है, जिससे सद्वृत्ति का विकास होता है। वाचन भाषा शिक्षण की एक विशेष आधारशिला है। ठीक है, आज का युग विज्ञान तथा तकनीकी का युग है, लेकिन सभी क्षेत्रों में प्रचार एवं प्रसार की आवश्यकता होती है। माध्यम के प्रयोग
से वक्ता भी कभी कहीं भी पहुंच सकता है। दूरवर्ती जो डिस्टेंस इलाके हैं, दूरवर्ती इलाके हैं, तो दूरवर्ती शिक्षा में माध्यमों की सहायता से, मीडिया के माध्यम की सहायता से आज जो शिक्षा दी जाने लगी है। अभी वर्तमान में जो इस समय बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, वैश्विक महामारी जो चल रही है, वैश्विक जो महामारी के चलते ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, शिक्षा को डेवलप की, शिक्षा के रूप में विशेष भूमिका निभाई जा रही है, ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। जैसे आप अभी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं वाचन है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं ना लिख पा रहे हैं, मेरा लिखा हुआ आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप सिर्फ आवाज़ सुन करके यहाँ पर सीख पा रहे हैं। अगर ये वाचन नहीं होता तो क्या ये संभव होता? नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये माध्यम है मेरा कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मोबाइल व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, किसी और उसके माध्यम से आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है, वाचन पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वाचन में इसका विशेष महत्व है। अच्छे वक्ता तथा अच्छे शिक्षक का माध्यमों से भी सभी को लाभ दिया जा सकता है। ऐसे जो जॉन डीवी ने कहा था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सामाजिक दक्षता माना है। जॉन डीवी ने ये दक्षता बहुत कुछ भावों एवं विचारों के मौखिक प्रकाशन पर निर्भर है। सामाजिक स्तर पर व्यक्ति विचारों के आदान प्रदान में जितना कुशल होगा उसमें उतनी ही सामाजिक दक्षता मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके गुण। वाचन के उद्देश्य क्या हैं, गुण क्या हैं। तो अपेक्षित गुण जो हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे छात्रों को शब्द, ध्वनियों एवं उनके उच्चारण का उचित ज्ञान कराना, जिससे वाचन में शब्दों का उच्चारण शुद्ध रूप से कर सकें। ये वाचन का मुख्य उद्देश्य माना गया है। वाचन शिक्षण में भावों एवं विचारों का संप्रेषण किया जाता है। शब्दों के जो शुद्ध उच्चारण के साथ साथ स्वरों का उतार चढ़ाव, पदबंध और वाक्य का शुद्ध रूप में प्रयुक्त करना भी अपेक्षित है। व्याकरणीय पदक्रम व्यवस्था का पालन आवश्यक है। और अक्सर देखा जाता है कि कक्षा में छात्र वाचन अथवा बोलने में झिझकते हैं, एजिटेशन करते हैं, तो वहाँ पर शिक्षक को अभ्यास तथा प्रोत्साहन करते हुए निसंकोच बिना झिझक बोलने की प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं वाचन की आवश्यकता होती है, उसका उद्देश्य होता है वाचन का। हिंदी भाषा के वाचन में कृत्रिमता, यानी आप कह सकते हैं कृत्रिमता को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल, तो कहीं ना कहीं बनावटी नहीं होनी चाहिए वाचन में, सही है। तो ये नेचुरल होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए एवं स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए मुख्यतः शिक्षक को, ठीक है। वाचन में पाठ्यवस्तु, भाव तथा विचारों की सार्थकता निहित होती है। आजकल हिंदी वाचन में अधिक अशुद्धता दिखाई देती है। आप देखते हो हिंदी वाचन में भी लोग अशुद्ध बोलते हैं। कोई शुद्ध हिंदी अगर बोलता भी है तो लोग उसकी मजाक बनाते हैं कि इंग्लिश पढ़ा हुआ नहीं है, ये सब, ठीक है। तो आप एक चीज़ बताऊं आपको, ये तो शायद आपको भी अनुभव होगा कि एक हिंदी जब हम बोलते हैं, शुद्ध हिंदी कोई व्यक्ति बोलता है, सपोज दैट आप ही कभी वो करके देखना कि मूल्यांकन करके अपना, कि जब हम शुद्ध हिंदी में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अंतरात्मा भी आपकी खुश होती है, मन प्रसन्न होता है, ठीक है। तो और जैसे हम बात कर रहे थे, आजकल वर्तमान समय में बहुत सारी अशुद्धता दिखाई दे रही है हिंदी वाचन में, क्योंकि वाक्य रचना आदि दोषपूर्ण होती जा रही है। लोग बोलने में होता कुछ है, बोलते कुछ हैं। छात्र एवं टीचर इस ओर ध्यान भी नहीं देते हैं क्लासों में, स्कूलों में, पढ़ाई में, क्लास में। जैसे मेरे को जाना है लोग बोलते हैं, बच्चे कहते हैं मेरे को जाना है। क्यों जाना है भाई? आप कहो ना मुझे जाना है, ठीक है। मैंने को पढ़ना है, क्या मतलब? सेंटेंस ही गलत है। मैंने को पढ़ना है, मैंने को पढ़ना क्या मतलब होता है इसका? यानी मुझे पढ़ना है, इस तरीके से बोलना चाहिए। यहाँ पर टीचर को भी यहाँ पर तुरंत रोक देना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, मोटिवेशन करना चाहिए उसको, छात्र को। अगर छात्र ये कह रहा है कि मेरे को जाना है, मेरे को पढ़ना है, मेरे को लिखना है, हैं हम खाएं, अरे क्या खाएं भाई? आप ये कहो ना हमें खाना खाना है या हमें समोसा खाना है, ठीक है। क्या हम खाना खा सकते हैं? क्या हम समोसा खा सकते हैं? तो टीचर वहाँ पर ठीक, अगर बच्चे ने कहा कि हम खाना खाएं, नहीं हम खाएं, अरे भाई क्या खाएं?
तो इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया जाता है। इन शब्दों का आदि का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाने लगा है। व्याकरण की दृष्टि से वाचन शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, लोक प्रचलित भाषा का ये शुद्ध कराना ही वाचन का उद्देश्य माना गया है। वाचन जो विधि है, शिक्षण विधि, उसका उद्देश्य माना गया है। ठीक है, लोक प्रचलित भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसे व्यवहारिक भाषा में की संज्ञा भी दी जाए, जो क्योंकि प्रचलित भाषा में छात्रों को बोधगम्य करना सरल होता है। मुहावरों, सूक्तियों का समुचित प्रयोग भी करना चाहिए। ठीक है, भावों एवं विचारों तथा पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण में सशक्त भाषा का भी प्रयोग होना चाहिए। ये इसका उद्देश्य है। भावों एवं विचारों के अनुरूप शब्दों का प्रयोग अति आवश्यक है। ठीक है, ओजस्वी वाणी से वाचन व कथन जो है प्रभावपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अच्छी वाणी से प्रकरण, एक छात्र को, शिक्षक को प्रकरण एवं भाव के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग किया जाए। श्रोताओं के अनुसार, समय तथा स्थल के अनुरूप ही वाचन किया जाए। ठीक है, छात्रों को शिष्टाचार एवं आचरण संबंधी शब्दों को लिखना तथा उनके अभ्यास को अवसर देना चाहिए। ये इसके उद्देश्य हो गए, गुण हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं विधियों के बारे में। शिक्षण विधियों के प्रकार, बहुत सारे प्रकार होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से, भाषण के माध्यम से बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, थैंक यू।